स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाकुल क्लासेस। तो अभी हम जो एथिक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अभी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने जो पढ़ा कि इंटेलिजेंस वर्ड कहाँ से आया, इसमें हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हमारे आगे लाइफ टाइम में हमें कैसे हेल्पफुल रहता है, ड्यूरिंग द सर्विस हमें कैसे हेल्प आउट करता है। तो इसी को अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो आगे इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या इसमें थ्योरीज़ हैं, किन किन स्कॉलर्स ने इसमें थ्योरीज दी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो आज हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे वो हम डैनियल गोलमैन की थ्योरी पढ़ेंगे कि उन्होंने इसमें अपने जो चारों पॉइंट्स दिए हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। डैनियल गोलमैन ने एक थ्योरी दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस में, जिसमें इन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसको बताया था। तो इसको हम इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसका अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। अगर कोई भी इंसान अपने आसपास हो रही चीज़ों के बारे में जागरूक होगा, अवेयर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने में उसको वो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ जानकारी का अभाव होता है तो वो हमारे इमोशंस पे हावी हो जाता है और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो जिसके कारण हम लोग कई बार भावुक हो जाते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं, या हम कई बार किसी सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को ख़राब कर सकता है। इसमें अगर हम अपना सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट होता है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि सह प्रबंधन। यानी कि इंसान को खुद अपनी लाइफ को मैनेज करना आना चाहिए कि अपनी लाइफ को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। यानी कि सिर्फ अपने टाइम को नहीं, अपने रिलेशनशिप्स को भी। हमारे आसपास बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जो कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो हमें हर रिलेशनशिप को और अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेज करना चाहिए। जब हम सेल्फ मैनेजमेंट अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, इनकलकेट कर लेते हैं, तो उसी से एक हमारा लाइफ का मैनेजमेंट बनता है और जिससे हम अपने इमोशंस को फिर से कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारा मैनेजमेंट बिगड़ता है, हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिगड़ता है, तो उसके बाद हमारे इमोशंस फिर से हम पर हावी होने लगते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट हमारी लाइफ के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। हमें हमारी लाइफ में कभी भी इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कभी कोई सामने से आके हमें मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी कर दिखाने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रोल ये होता है कि जब इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो वो आगे किस तरह से क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, उन चीज़ों के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता है। और जब वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता है तो उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके डैनियल गोलमैन ने कहा है कि सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर अपने प्रेरणा हमें कहीं और से नहीं, खुद से ही मिलती है। जब तक हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, बाहर से कोई आके कितना भी कुछ कह ले, हम लोग कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन की शक्ति नहीं है। इसमें अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि रिश्तों का प्रबंधन। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो इस तरह से इसको फॉलो करता है कि जब हम अपने ऑफिशियल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लेते हैं, हम लोगों पे गुस्सा निकालते हैं, लोगों के साथ हम कई बार हम बेवजह गुस्सा भी निकालते हैं, कई बार हम बेवजह हंसी मजाक भी करके रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं, जो कि वो टाइम नहीं होता। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग ऑफिस में सरकारी कर्मचारी अगर ऐसा है कि वो ऑफिस में काम करने की बजाय हंसी टिटोले कर रहा है, यानी कि उसने अपना रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो एक लिमिट में होना चाहिए वो उसने ख़राब कर रखा है। पर्सनल प्रोफेशनल अगर आप मैच करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो यानी कि आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आपको आपके ऑफिस में कैसे रहना है, आपको आपके घर में कैसे रहना है। तो यानी कि आपने अपना रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही ख़राब कर रखा है। तो डैनियल गोलमैन के 4 पॉइंट थे कि आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको सेल्फ मैनेज रहना चाहिए, आपकी लाइफ बहुत ही वेल टू डू होनी चाहिए, जिससे कि लगे कि आप अपने लाइफ को लेके इतने मैनेज हैं। तो जाहिर सी बात है वो आपके ऑफिशियल वर्क में भी हेल्पफुल होगा, लोगों को दिखेगा। अगर आप पीसीएस या यूपीएससी में जाते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट, अगर सह प्रबंधन आपके जीवन से जुड़ा है, आपने खुद को सेल्फ मैनेज किया हुआ है, तो
आपकी वो ऑफिशियल लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप हैं, यानी कि आप खुद से ही प्रेरणा लेते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो भी ये आपको आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में हेल्पफुल रहता है। और लास्ट पॉइंट होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आपके रिश्तों का प्रबंधन कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कि आप बेवजह गुस्सा करते हैं या बेवजह आप लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हंसी ठिठोला करते हैं। तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स थे, अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि डैनियल गोलमैन ने अपने थ्योरी में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके दिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस में और क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पेरेंट्स का रोल ऐसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर एक फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की है, भाई बहन है, अगर वो ही अपने बच्चों में एक जेंडर बायसनेस यानी कि लैंगिक भेदभाव करते हैं, और वो ही अपने बच्चों को लड़के और लड़की में फ़र्क करना सिखाते हैं कि भाई ये लड़का है, इसको ये इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लड़की है यही घर के काम करेगी, लड़का घर के काम नहीं कर सकता। तो इससे उन दोनों बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगा वो डिफ़र होगा। हो सकता है लड़की डिप्रेस्ड हो जाए, या फिर लड़का घर के काम ना सीखे और उसके अंदर ये एक ईगो रहे, एक अहम रहे कि मैं लड़का हूँ इसलिए मैं घर का काम नहीं करूँगा, बजाय इसके कि ये होना चाहिए कि लड़का और लड़की वो दोनों ही, उनकी एक ही जैसा जीवन है, दोनों की लाइफ में सारे ही काम इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। तो लड़की को भी बाहर का काम सीखना चाहिए और लड़के को भी घर का काम सीखना चाहिए, दोनों ही काम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोगों ने बचपन में कैसा अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं, इस पे भी बहुत निर्भर करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें हमेशा अपने बच्चों को समानता सिखानी चाहिए, बहन और भाई में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक सी उनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और एक सा उनका आगे का लाइफ होना चाहिए। अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, बुरे मार्क्स आने पर उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, इस पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत डिपेंड होता है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि दूसरों की खुशी में आप खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर अगर ये भावना आ जाती है कि वो अगर उसके मार्क्स अच्छे आए वो खुश है, और अगर दूसरे के मार्क्स अच्छे आए, दूसरा बच्चा टॉप करता है और उस बच्चे के अंदर एक जलन पैदा होती है, बच्चे के अंदर ये भावना आ जाती है कि और किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, तो इससे भी उसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे को दूसरे की खुशी में खुश होना भी आना चाहिए। बच्चे के अंदर प्रेजर्वेरेंस यानी कि आत्मबल होना चाहिए, जिससे कि वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में खुद की हेल्प कर सके। उसको पता हो कि उसकी ताकतों के बारे में, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना जानता हो, उसको पता हो कि उसकी ताकत उसके हाथ में है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो अगर बच्चे के अंदर अपना आत्मबल खुद है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस इससे अपनी बेटर कर सकता है। अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा गाँव जाकर वहाँ की बेकार तौर तरीके या कुछ अभद्र भाषा सीख जाता है, तो यानी कि ये माँ बाप की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस इतना ख़राब किया हुआ है कि उनका बच्चा तुरंत कोई भी बुरी चीज़ को या बुरी आदत को कैप्चर कर लेता है, अपना लेता है, अपने अंदर इनकलकेट कर लेता है। तो ये माँ बाप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी भी जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हालांकि हम बाद में आप कभी भी अपने लाइफ में इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक रूट होता है वो हमारे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप द्वारा हमें दिया जाता है, जो कि बहुत अहम रोल हमारे जीवन में आता है। इसको अगर हम भावनात्मक समझ को यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर और डीप में समझना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा सहायक है बच्चों को समझने के लिए, जिसको हम अब पढ़ते हैं। कई थ्योरिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया है भावनात्मक समझ के लिए। ओशियन, वैसे तो ओशियन का मतलब समुद्र होता है, लेकिन यहाँ पर इस ओशियन का मतलब कुछ और है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो यहाँ पर ओ से होता है ओपननेस यानी कि खुलापन। आप अगर अपने दफ्तर में या अपने घर में एक वो खुलापन नहीं रखते हैं कि कोई भी आपको आकर अपने मन की बात कह सके या आपसे कोई भी राय ले सके या आपको राय दे सके। ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक ऊंचे पद पर अधिकारी हैं तो आपको कोई
आपसे नीचे पद का अधिकारी आपको सलाह नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता। ओपननेस का मतलब है कि आपने आसपास एक ये ओपननेस या एक खुलापन बनाया हुआ है कि कोई भी आपको आपकी राय दे सके, आपकी राय ले सके, आपसे अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सके। तो ये ओपननेस होता है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपने अपने आसपास इतना ओपननेस बनाया हुआ है कि लोग आपसे आके आराम से बात कर पा रहे हैं, वो आपसे झिझक नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि आपने एक ओपननेस बनाया है। सो इसका ये मतलब होता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है। इसका जो सी से इसमें होता है कंसाइटनियसनेस, इसका मतलब होता है कि अंदर की आवाज़। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को ही नहीं पहचान पाते हैं, या आप यही नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो यानी कि आपके इमोशंस ही आप पर भारी हो जा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। सो इसका मतलब आपकी कंसाइटनियसनेस ठीक नहीं है। तो अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को पहचान पाते हैं तो ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अच्छा पॉइंट होता है, यानी कि आप इससे पता चलता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। इसमें थर्ड जो पॉइंट होता है ई, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन। इसका मतलब होता है मिलनसार। अगर आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ एक मिलनसार रिश्ता रखते हैं, आपके बहुत कम झगड़े होते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि किसी का किसी से झगड़ा नहीं होता, होते हैं झगड़े, लेकिन उसके बाद भी आप मिलनसार तरीके से रहते हैं, यानी कि आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते, आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो जब आपका एक मिलनसार वाला व्यवहार होता है तो उसको हम एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, जो कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसमें ए से अगर हम बात करें तो ए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एग्रीएबल, स्वीकार्य व्यक्तित्व। अगर स्वीकार्य व्यक्तित्व आपका है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को जल्दी ना नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है तो भी आपको उसको स्वीकारना है, यानी कि आप आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको देख के ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये गलत है या ये मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से अगर आप व्यवहार नहीं करते हैं, अगर आप चीज़ों को अपने आसपास हो रही घटनाओं को या कोई भी नेचुरल चीज़ हो रही है उसको आप इजीली एग्रीएबल होते हैं उसके साथ, यानी कि ठीक है, जब आप ये मान लेते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग उनके व्यवहार होते हैं और उनके अलग अलग आदतें हो सकती हैं, यानी कि आप एग्रीएबल होते हैं, आप समझ लेते हैं, आप ये मान लेते हैं कि ये भी एक रहने का या किसी के बात करने का ये ढंग हो सकता है, यानी कि आप एग्रीएबल होते हैं, आपने अलग अलग तरीके के लोगों को स्वीकारा होता है। तो यानी कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना अच्छा है, आपको इतना हेल्पफुल करता है कि आप लोगों के साथ सहजता रखते हैं। इसमें एन का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। यहाँ पे नर्वस सिस्टम का मतलब बुद्धि नहीं, यहाँ पर होगा कि गुस्से को टालना। अगर आप अपने गुस्से को टाल पा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान अपने गुस्से को नहीं टाल पाता, गुस्सा उस पर हावी हो जाता है, तो वो बाकी किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि वो काम नहीं होगा, वो काम होगा भी नहीं और वो बहुत बेकार ही होगा अगर आप कोई भी काम को गुस्से से करते हैं। तो अगर आपके नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल है और आप अपने गुस्से को टाल सकते हैं, तो यानी कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो ये था एक ओशन फॉर्मूला। ओशन का इसमें ओ का मतलब ओपननेस, सी मतलब कंसाइटियसनेस, ई मतलब एक्सट्रोवर्जन, ए मतलब एग्रीएबल, एन मतलब नर्वस सिस्टम। सो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए। लास्ट में जाते जाते एक और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम आपको बताएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमने पीसीएस पर ही एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, पीसीएस। इसमें पी का जो मतलब होता है वो होता है पुराने अनुभव, यानी कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं कि कैसे आपको लोगों के साथ रहना है, कैसे आपको उनसे बातें करनी है। तो जब पुराने अनुभव आपके जीवन में जितने ज़्यादा होते हैं, आप लोगों के साथ उतनी सहजता के साथ रह पाते हैं और समझ पाते हैं कि कैसे आपको लोगों के साथ बर्ताव करना है। इसमें सी का मतलब होता है कॉग्निजेंस। यहाँ पे कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि ध्यान में रखना, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में आप रखते हैं, ध्यान में रहते हैं। और जब हम इसमें एस से बात करते हैं तो एस का मतलब होता है
सिचुएशन यानी कि आप सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो यानी कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आप समझ पाते हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये PCS जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला है। P मतलब आप अपने पुराने अनुभव से समझते हैं, C मतलब कॉग्निजेंस, आप ध्यान में रखते हैं चीज़ें, S मतलब सिचुएशन, आप मतलब सिचुएशन को उसके हिसाब से हैंडल करते हैं, क्योंकि आप कोई भी इंसान अपने पूरी लाइफ में किसी भी एक ही रूल के साथ नहीं रह सकता। अलग अलग सिचुएशंस में उन्हें अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना पड़ता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आप उसी हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो ये PCS वाला फॉर्मूला था। सो दिस वॉज द ओनली थिंग विच वी हैव टू स्टडी टुडे। एथिक्स में जो हमने कल पढ़ा था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और आज इसको हमने थोड़ा सा और आगे जाके डिस्क्राइब किया है और फॉर्मूले के साथ, डैनियल गोलमैन के थ्योरी के साथ। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।